नमस्कार। आज हम भारत की, आप कह सकते हैं, जीवन रेखाओं यानी यहाँ की नदियों और उनके पूरे तंत्र पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास एनसीईआरटी की किताब का एक हिस्सा है जो हमें इसकी बुनियादी बातें और मुख्य चीज़ें समझने में मदद करेगा। तो कोशिश यही रहेगी कि ये जो इतनी सारी नदियाँ हैं, इनके तंत्र हैं, उन्हें सिर्फ जाने नहीं बल्कि समझें। ये बनती कैसे हैं, इनकी खास श्रेणियाँ क्या हैं और ये हमारे देश के लिए इतनी अहम क्यों हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ बुनियादी शब्द समझ लेते हैं जो अक्सर सुनने में आते हैं, जैसे ये अपवाह या ड्रेनेज। जब हम ये कहते हैं तो इसका ठीक ठीक मतलब क्या होता है किसी नदी के लिए? देखिए, अपवाह जो शब्द है वो असल में किसी एक इलाके की पूरी नदी प्रणाली को बताता है। आप ऐसे सोचिए कि कैसे छोटी छोटी पानी की धाराएं हैं ना, अलग अलग दिशाओं से आती हैं और फिर मिलकर एक मुख्य नदी बन जाती हैं। हाँ हाँ। और फिर वो मुख्य नदी आगे जाकर किसी बड़े पानी के सोर्स में, जैसे कोई झील हो गई या समुद्र या महासागर, उसमें मिल जाती है। तो ये जो पूरा एक नेटवर्क है ना धाराओं का और नदी का, बस उसी को उस इलाके का अपवाह कहते हैं। अच्छा। तो मतलब सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि उसका पूरा जाल। और इसी से जुड़ा हुआ एक और शब्द आता है, अपवाह द्रोणी या ड्रेनेज बेसिन। ये क्या चीज़ है फिर? हाँ, ये भी बहुत जरूरी है समझना। एक अकेली नदी प्रणाली मतलब एक मुख्य नदी और उसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं, वो सब मिलकर जितने भी इलाके का पानी बहाकर ले जाती है ना, उस पूरे एरिया को उस नदी की अपवाह द्रोणी कहा जाता है। अब सोचिए, उस द्रोणी में कहीं भी बारिश गिरेगी तो उसका पानी घूम फिरकर उसी मुख्य नदी में ही आएगा। और आपको शायद पता हो, दुनिया की जो सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी है वो अमेज़न नदी की है, दक्षिण अमेरिका में। ओहो, अमेज़न। हाँ, वो तो बहुत ही विशाल है। अच्छा, और कई बार हम ये शब्द सुनते हैं, जल विभाजक या वाटर डिवाइड। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, देखिए, जल विभाजक जैसा नाम से ही थोड़ा अंदाजा लग रहा है, ये पानी को बांटता है। ये कोई भी ऊंचा उठा हुआ एरिया हो सकता है, जैसे कोई पहाड़ हो गया या कोई ऊंची जमीन जो दो अलग-अलग अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है। अच्छा, मान लीजिए एक पहाड़ है, तो उसके एक तरफ की ढलान का पानी एक नदी सिस्टम में जाएगा और दूसरी तरफ की ढलान का पानी किसी दूसरे नदी सिस्टम में। तो वो पहाड़ उन दोनों के बीच एक डिवाइड या विभाजक का काम कर रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल साफ हो गया। तो ये तो हुई कुछ बुनियादी बातें। अब आते हैं सीधे भारत की नदियों पर। हमारे देश में तो अनगिनत नदियां हैं, छोटी बड़ी। क्या इनको किसी खास आधार पर बांटा जा सकता है, ग्रुप्स में? जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम भारत की जमीनी बनावट देखें, मतलब यहाँ की जो स्थलाकृति है, उसके हिसाब से हम भारत की नदियों को, आप कह सकते हैं, मोटे तौर पर दो बड़े ग्रुप्स में बांट सकते हैं। एक है हिमालय से निकलने वाली नदियां और दूसरा ग्रुप है प्रायद्वीपीय पठार की नदियां। अच्छा। और मजे की बात यह है कि इन दोनों ग्रुप्स की नदियों में काफी फर्क है, उनके स्वभाव में, उनके पानी के बहाव में, उनके बनने के तरीके में। अच्छा, ये जानना तो जरूरी है। चलिए पहले हिमालय वाली नदियों पर फोकस करते हैं। इनकी ऐसी क्या खासियत है, मतलब क्या चीज इन्हें प्रायद्वीपीय नदियों से एकदम अलग बनाती है? देखिए, हिमालयी नदियों की सबसे पहली खासियत तो यह है कि इनमें से ज्यादातर नदियां बारहमासी होती हैं। पेरेनियल जिसे कहते हैं। बारहमासी? हाँ, बारहमासी मतलब उनमें लगभग पूरे साल पानी रहता है। वो आमतौर पर सूखती नहीं है। पूरे साल पानी? पर ये कैसे? बारिश तो हमारे यहाँ साल भर नहीं होती, फिर सूखे महीनों में पानी कहाँ से आता है इनमें? यही तो हिमालय का कमाल है। इन नदियों को पानी सिर्फ बारिश से नहीं मिलता। इनका एक बहुत बड़ा सोर्स है हिमालय के ऊंचे पहाड़ों पर जो बर्फ जमी रहती है, जो ग्लेशियर्स होते हैं। हाँ हाँ। जब गर्मी आती है तो ये बर्फ पिघलती है और उसका पानी इन नदियों में आता है। तो बारिश का पानी और बर्फ के पिघलने का पानी, इन दोनों स्रोतों की वजह से इनमें साल भर पानी बना रहता है। और आपको बताऊं, दो बहुत बड़ी हिमालयी नदियां, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, वो तो हिमालय की पहाड़ियों के भी उत्तर से निकलती हैं, मतलब तिब्बत वाले इलाके से। सिंधु और ब्रह्मपुत्र, अरे वाह, इनके तो नाम ही इतने बड़े हैं। अच्छा, इनका उद्गम कहाँ है? आपने कहा तिब्बत से, क्या ये आसपास से ही निकलती है? हाँ, काफी करीब से। जो सिंधु नदी है वो तिब्बत में मानसरोवर झील है ना, उसके पास से निकलती है। और वहां से वो पश्चिम की तरफ बहना शुरू करती हैं और फिर भारत में लद्दाख वाले क्षेत्र में एंटर करती हैं। लद्दाख में। अच्छा।
और जो ब्रह्मपुत्र है वो भी तिब्बत में मानसरोवर झील के ही पूर्व से निकलती है। मतलब सिंधु और सतलज नदी के जो सोर्स है उन्हीं के काफी नजदीक से। कमाल है। मतलब एक ही इलाके से निकलकर ये हजारों किलोमीटर बहती हैं और ये इतने ऊंचे पहाड़ों को काटती कैसे हैं? ये तो बहुत मुश्किल लगता है। हाँ, ये नदियां शुरुआत में अपने ऊपरी हिस्से में जब पहाड़ों से उतर रही होती है तो इनमें ताकत बहुत होती है, क्योंकि ढलान तेज होता है। तो इन्होंने लाखों सालों में इन कठोर पहाड़ों को धीरे धीरे काटकर अपना रास्ता बनाया है। अच्छा। और इस काटने की प्रक्रिया में ये बहुत गहरी और संकरी घाटियां बना देती हैं, जिन्हें अंग्रेजी में गॉर्ज कहते हैं। सिंधु नदी जब लद्दाख से गुजरती है तो एक बहुत ही सुंदर गॉर्ज बनाती है, देखने लायक। इसी तरह ब्रह्मपुत्र नदी भी जब भारत में आने वाली होती है तो नामचा बारवा नाम का एक बहुत ऊंचा पहाड़ है, उसके पास से एकदम यू टर्न लेती है और एक बहुत गहरे गॉर्ज से होते हुए ही अरुणाचल प्रदेश में दाखिल होती है। वो नजारा अद्भुत होता होगा। सच में कल्पना करके ही रोमांच हो रहा है। अच्छा, इन नदियों का रास्ता तो बहुत लंबा होता है। जब ये पहाड़ों से नीचे उतरकर मैदानी इलाकों में आती हैं, मतलब अपने बीच वाले और निचले रास्ते में, तब इनके रूप में क्या बदलाव आता है? क्या तब भी ये काट छाट करती हैं? नहीं, जब ये मैदानों में पहुंच जाती हैं तो ढलान एकदम कम हो जाता है, तो इनकी स्पीड भी धीमी पड़ जाती है। अब यहाँ इनका काम काटने से ज्यादा जमा करने का हो जाता है, निक्षेपण का। जमा करने का मतलब ये अपने साथ जो मिट्टी, गाद, रेत वगैरह बहाकर लाती है ना पहाड़ों से, उसे मैदानी इलाकों में जमा करना शुरू कर देती हैं। इसी वजह से मैदानों में ये नदियां अक्सर सीधे रास्ते पर नहीं चलती, बल्कि सांप की तरह बल खाती हुई चलती हैं। इन मोड़ों को विसर्ग कहते हैं। अच्छा, विसर्ग। हाँ, और कभी-कभी ये मोड़ इतनी ज्यादा घूम जाते हैं कि नदी अपना रास्ता बदल लेती है, सीधा बहने लगती है, और वो जो मुड़ा हुआ हिस्सा है वो कटकर एक अलग झील जैसा बन जाता है। उसे गोखुर झील कहते हैं, क्योंकि उसकी शक्ल गाय के खुर जैसी दिखती है। वाह, गोखुर झील। जी। और आखिर में जब ये नदी समुद्र में मिलने वाली होती है तो इसकी स्पीड बहुत ही कम हो जाती है। तब ये अपने साथ लाई हुई सारी बारीक मिट्टी को अपने मुहाने पर, मतलब जहां वो समुद्र से मिलती है, वहां फैला देती है। इससे एक तिकोनी सी आकृति बनती है जिसे डेल्टा कहते हैं, और ये डेल्टा बहुत उपजाऊ होते हैं। MCQ आंसर 10। मियांडर्स, ऑक्सबो लेक्स एंड डेल्टाज। डेल्टा और डेल्टा की बात हो तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का जिक्र तो आएगा ही। सुना ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है। गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये दोनों विशाल नदियां मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ने वाला डेल्टा बनाती हैं। इसी को सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। सुंदरबन? हाँ, क्योंकि यहाँ सुंदरी नाम के पेड़ बहुत मिलते हैं। ये इलाका अपनी खास बायोडाइवर्सिटी और खासकर रॉयल बंगाल टाइगर के लिए भी बहुत मशहूर है। और ये डेल्टा लगातार समुद्र की तरफ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि नदियां हर साल नई मिट्टी लाकर यहाँ जमा करती रहती हैं। अद्भुत। तो अगर हमें मुख्य हिमालयी नदियों के नाम गिनने हो तो कौन कौन सी होंगी? देखिए, मुख्य रूप से 3 नदी प्रणालियां सबसे अहम है हिमालय की: सिंधु नदी प्रणाली, गंगा नदी प्रणाली और ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली। ये तीनों ही बहुत लंबी नदियां हैं और इनकी बहुत सारी बड़ी छोटी सहायक नदियां भी हैं जो मिलकर इनका विशाल तंत्र बनाती हैं। ठीक है, तो ये तो हुई हिमालय की नदियों की बात, जो बारहमासी हैं, बर्फ से पानी पाती हैं, गॉर्ज बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। अब जरा रुख करते हैं भारत के दक्षिणी हिस्से की तरफ, यानी प्रायद्वीपीय पठार की नदियों की ओर। उनकी कहानी इनसे कितनी अलग हो? हाँ, काफी अलग है। प्रायद्वीपीय भारत की जो ज्यादातर नदियां हैं वो मौसमी होती हैं, सीजनल जिसे कहते हैं। मौसमी मतलब कि उनका जो पानी का बहाव है वो मुख्य रूप से बारिश पर निर्भर करता है। जब मानसून आता है, खूब बारिश होती है, तब तो ये नदियां पानी से भरी होती हैं, उफान पर होती हैं। लेकिन जैसे ही सूखा मौसम आता है, गर्मी आती है, तो इनका पानी का लेवल काफी कम हो जाता है। अच्छा। कई छोटी नदियां तो बिल्कुल सूख भी जाती हैं, और जो बड़ी नदियां हैं उनमें भी पानी बहुत कम होकर बस पतली पतली धाराओं जैसा बहने लगता है। अच्छा, तो ये बारहमासी नहीं है। और इनके रास्ते कैसे होते हैं? क्या ये भी हिमालयी नदियों की तरह लंबे और गहरे होते हैं? नहीं, आमतौर पर नहीं। हिमालय की नदियों के मुकाबले प्रायद्वीपीय नदियों के जो रास्ते होते हैं वो अक्सर छोटे होते हैं लंबाई में, और कम गहरे यानी उथले होते हैं। इसकी एक वजह ये भी है कि जो प्रायद्वीपीय पठार है
वो हिमालय की तरह नया और ऊंचा पहाड़ नहीं है, बल्कि बहुत पुराना और घिसा हुआ भूभाग है। हालांकि इनमें से कुछ नदियां हैं, जैसे नर्मदा और तापी, जो मध्य भारत की ऊंची जमीन से निकलकर पश्चिम की तरफ बहती हैं। ये थोड़ी अलग है। हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हम अक्सर पढ़ते हैं कि जो पश्चिमी घाट है, वेस्टर्न घाट, वो प्रायद्वीप का मुख्य जल विभाजक है। फिर ऐसा क्यों है कि ज्यादातर बड़ी प्रायद्वीपीय नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब पश्चिमी घाट से निकलकर या उसके पास से निकलकर पूरब की तरफ बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? इसका सीधा सा जवाब ढलान में है। पश्चिमी घाट ऊंचा है और पश्चिमी तट के काफी पास है, तो यहाँ से जो नदियां निकलती हैं उन्हें पूरब की तरफ एक लंबा और धीमा ढलान मिलता है, जो बंगाल की खाड़ी तक जाता है। अच्छा, तो ढलान की वजह से। जी, इसीलिए ज्यादातर बड़ी नदियां इसी ढलान के सहारे पूरब की ओर बहती हैं और समुद्र में मिलने से पहले उपजाऊ डेल्टा बनाती हैं, बिल्कुल हिमालयी नदियों की तरह। इनमें गोदावरी नदी जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, करीब 1500 किलोमीटर। 1500 किलोमीटर? हाँ, और इसकी अपवाह द्रोणी भी प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी है। इसी वजह से इसके बड़े आकार और महत्व के कारण इसे अक्सर दक्षिण गंगा भी कह दिया जाता है। दक्षिण गंगा, वाह, ये नाम ही इसके महत्व को बताता है। अच्छा, और वो दो नदियां जिनका आपने जिक्र किया जो पश्चिम की तरह बहती है, नर्मदा और तापी, उनके बारे में क्या खास है? आपने कहा वो मध्य भारत से निकलती हैं। जी, नर्मदा और तापी, ये दो ऐसी मुख्य नदियां हैं प्रायद्वीप की जो पूरब के बजाय पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में जाकर गिरती हैं। नर्मदा निकलती है मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से और तापी निकलती है मध्य प्रदेश के ही बैतूल जिले में सतपुड़ा रेंज से। इनकी एक खास बात यह है कि ये दोनों नदियां डेल्टा नहीं बनाती, ये ज्वारनद मुख बनाती हैं, जिन्हें एस्चुरीज कहते हैं। डेल्टा नहीं बनाती? तो ये ज्वारनद मुख क्या होता है? ज्वारनद मुख वो जगह होती है जहां नदी सीधे समंदर में मिलती है और ताज़ा पानी खारे पानी से मिलता है। यहाँ डेल्टा की तरह मिट्टी का जमाव नहीं होता। और दूसरी खास बात यह है कि ये दोनों नदियां भ्रंश घाटियों से होकर बहती हैं, रिफ्ट वैलीज। भ्रंश घाटी? हाँ, ये घाटियां जमीन में दरारें पड़ने से और बीच का हिस्सा नीचे धंस जाने से बनी है, तो इनका रास्ता काफी हद तक सीधा और संकरा होता है। ये अंतर जानना जरूरी था, डेल्टा और ज्वारनद मुख। चलिए, अब बहती नदियों से थोड़ा हटकर झीलों की बात करते हैं। नदियां तो पानी का बहता हुआ रूप हैं, झीलें ठहरे हुए पानी का। भारत में किस किस तरह की झीलें मिलती हैं? भारत में झीलों की भी बहुत वैरायटी है और उनके बनने के तरीके भी अलग अलग हैं। कुछ झीलें तो स्थायी होती हैं, जिनमें साल भर पानी रहता है। कुछ मौसमी होती हैं, जैसे राजस्थान की सांभर झील, वो बारिश में भर जाती है, गर्मियों में सूख जाती है। और ये खारे पानी की झील है, यहाँ नमक बनता है। हाँ, सांभर झील। जी। फिर हिमालय वाले इलाके में आपको ज्यादातर मीठे पानी की झीलें मिलेंगी। ये ग्लेशियरों के पिघलने से या उनकी गतिविधि से बनी है, जैसे कश्मीर की डल झील है, उत्तराखंड में भीमताल, नैनीताल वगैरह। जम्मू कश्मीर की वुलर झील भी मीठे पानी की है और ये विवर्तनिक क्रिया से बनी है, मतलब जमीन के अंदर की प्लेट्स की हलचल से। और ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। विवर्तनिक क्रिया मतलब टेक्टोनिक एक्टिविटी? हाँ, बिल्कुल, टेक्टोनिक एक्टिविटी। और फिर समुद्र के किनारे वाले इलाकों में लेगून झीलें भी मिलती हैं, जैसे ओडिशा की चिल्का झील, आंध्र प्रदेश की पुलिकट, कोलेरू। ये समुद्र का पानी होता है जो किसी वजह से थोड़ा अलग होकर जमा हो जाता है। अच्छा। और इनके अलावा हम इंसानों ने भी अपनी ज़रूरत के लिए नदियों पर बांध बनाकर बहुत सी कृत्रिम झीलें बनाई हैं, जैसे भाखड़ा नांगल डैम के पीछे बनी गुरु गोबिंद सागर झील। हाँ, बिल्कुल। तो इतनी तरह की झीलें हैं, इनका महत्व क्या है? मतलब सिर्फ खूबसूरत दिखने के अलावा? नहीं, सिर्फ सुंदरता ही नहीं, इनका इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक महत्व भी बहुत ज्यादा है। झीलें जो हैं वो नदी के बहाव को कंट्रोल करने में मदद करती हैं। कैसे? देखिए, जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो नदी का फालतू पानी झीलों में जमा हो जाता है। इससे बाढ़ का खतरा कम हो जाता है। और जब सूखा मौसम होता है तो यही झीलों का जमा पानी धीरे धीरे नदी में छोड़ा जा सकता है, जिससे नदी में पानी का बहाव बना रहता है। अच्छा, ये तो बड़ा उपयोगी है। ठंडी और सबसे जरूरी, ये पानी में रहने वाले जीवों और पौधों के लिए एक पूरा इकोसिस्टम, एक घर मुहैया कराती हैं। और हाँ, पर्यटन और खूबसूरती तो है ही। सही कहा, बहुत सारे फायदे हैं।
अब आखिर में अगर हम नदियों के आर्थिक महत्व और आज के समय में उनके सामने जो चुनौतियां हैं उनकी बात करें तो क्या तस्वीर दिखती है? देखिए, नदियों का महत्व तो हम सब जानते हैं, मानव सभ्यता की शुरुआत से ही रहा है। ये पानी का सबसे आसान और बड़ा सोर्स रही हैं, पीने के लिए, खेती के लिए सिंचाई, नाव चलाने के लिए, बिजली बनाने के लिए। पानी तो बुनियादी जरूरत है ना, बिल्कुल। और नदियां ये जरूरत पूरी करती आई हैं। इसीलिए आप देखेंगी ज्यादातर पुरानी बस्तियां, पुराने शहर, वो नदियों के किनारे ही बसे। और आज भी हमारे ज्यादातर बड़े शहर किसी न किसी नदी के किनारे ही हैं। लेकिन आज हालात थोड़े बदल रहे हैं। बदल रहे हैं किस तरह से? हमारी आबादी बढ़ रही है, शहर फैल रहे हैं, इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं, खेती की ज़रूरतें बढ़ रही हैं। इन सब वजहों से पानी की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और इस डिमांड को पूरा करने के लिए हम नदियों से बहुत ज़्यादा पानी निकाल रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा। नतीजा ये हो रहा है कि नदियों में पानी की मात्रा, उनका जो वॉल्यूम है, वो लगातार कम होता जा रहा है। खासकर सूखे मौसम में तो हालत और ख़राब हो जाती है। बिल्कुल। कई नदियां अपना असली रूप खोती जा रही हैं। और पानी की मात्रा कम होने के साथ साथ उसकी क्वालिटी का भी मुद्दा है। प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है ना? बिल्कुल, ये शायद आज के समय की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है नदियों के लिए। हमारे शहरों का जो गंदा पानी निकलता है, सीवेज, और फैक्ट्रियों से जो केमिकल वाला गंदा पानी निकलता है, वो अक्सर बिना साफ किए, बिना ट्रीटमेंट के सीधे नदियों में डाल दिया जाता है। ओहो। ये गंदगी ना सिर्फ नदी के पानी को जहरीला बनाती है, उसमें रहने वाले जीव जंतुओं को मारती है, उस पानी को इंसानों के इस्तेमाल लायक नहीं छोड़ती, बल्कि ये नदी की जो अपनी एक नेचुरल क्षमता होती है खुद को साफ करने की, उसे भी धीरे धीरे खत्म कर देती है। गंगा जैसी बड़ी नदी भी, जिसमें इतना पानी बहता है, वो भी जब बड़े शहरों के पास से गुजरती है तो प्रदूषण के बोझ तले दब जाती है, वो भी खुद को पूरी तरह साफ नहीं कर पाती। ये तो बहुत ही चिंता की बात है। क्या इसके लिए कुछ किया जा रहा है? कुछ उपाय? हाँ, ऐसा नहीं है कि कुछ हो नहीं रहा। सरकार ने इस समस्या को समझा है और कई कदम उठाए भी हैं। नदियों को साफ करने के लिए राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना है, NRCP। इसकी शुरुआत तो वैसे 1985 में गंगा एक्शन प्लान यानी GAP के तौर पर हुई थी, सिर्फ गंगा के लिए। हाँ, GAP का नाम सुना है। जी। बाद में 1995 में इसी प्लान का दायरा बढ़ाकर NRCP बनाया गया, ताकि देश की दूसरी प्रदूषित नदियों को भी इसमें शामिल किया जा सके। इन योजनाओं का मकसद यही है कि नदियों में जो गंदगी जा रही है उसे रोका जाए, पानी की क्वालिटी सुधारी जाए। लेकिन ये काम बहुत बड़ा है और इसमें लगातार कोशिशों और सबसे ज़रूरी हम सबकी भागीदारी, जन जागरूकता की ज़रूरत है। तो आज की इस बातचीत से ये एकदम साफ है कि भारत की जो नदी प्रणालियां हैं वो कितनी विविध हैं, कितनी जटिल हैं और हमारे जीवन के लिए, हमारे देश के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी हैं। हमने अपवाह की बुनियादी बातों से शुरुआत की, फिर हिमालय की उन विशाल बारहमासी नदियों को समझा और प्रायद्वीपीय की मौसमी नदियों की विशेषताओं को भी जाना, झीलों का महत्व देखा और आखिर में उन गंभीर चुनौतियों पर भी बात की जिनका सामना आज हमारी नदियां कर रही हैं, खासतौर पर पानी की घटती मात्रा और बढ़ता हुआ प्रदूषण। बिल्कुल, और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये नदियाँ और झीलें सिर्फ भूगोल के नक्शे पर बनी लकीरें या पानी के धब्बे नहीं हैं। ये हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, हमारी संस्कृति का अटूट हिस्सा है और हमारे पूरे पर्यावरण, हमारे इकोसिस्टम की जान है। इनकी सेहत, इनका अच्छा रहना सीधे सीधे हमारे सेहत और हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ है। पानी की क्वालिटी और उसकी उपलब्धता दोनों को बनाए रखना, ये वाकई आने वाले समय की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक होने वाला है। सही कहा आपने। और आज की इस पूरी चर्चा से एक सवाल मेरे मन में उठ रहा है, जैसे इन नदियों ने लाखों करोड़ों सालों में इस धरती के नक्शे को, भूदृश्य को बनाया है, उसे तराशा है ना? उसी तरह आज हम पानी का जिस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह उसका प्रबंधन कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, वो आने वाले कल के हमारे समाज, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे पर्यावरण के नक्शे को किस तरह से आकार देगा। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सभी को सोचने की जरूरत है।